पहली मूवी में लिटरली लोगों का सर खाने के बाद वेनम ने अपनी वापसी दूसरी मूवी में की, लेकिन इस बार विथ अ लॉट ऑफ कार्नेज, न्यू एंड इम्प्रूव विजुअल इफेक्ट्स, ऑसम परफॉर्मेंस, ब्लडी एक्शन, धमाकेदार कॉमेडी और भी खतरनाक विलन। अगर सीक्वल इसे नहीं कहते हैं तो किसे कहते हैं? वेनम लेट देयर बी कार्नेज कॉमिक बुक या नॉन कॉमिक बुक फैंस के लिए एक शॉर्ट येट इंजॉयबल मूवी साबित हुई, जिसने पिछली मूवी के मार्क को और भी ऊंचा सेट कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, जिसकी रिक्वेस्ट हमें सब्सक्राइबर्स ने कई बार कमेंट में की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्या होने वाला था वेनम लेट देयर बी कार्नेज का ओरिजिनल टाइटल, कार्नेज की मूवमेंट्स को किस एक्चुअल एनिमल पर मॉडल किया गया है, इस मूवी के अंदर कौन सा सीन बना मैट्रिक्स रेजरेक्शन मूवी का हिस्सा, क्यों हटाया गया स्पाइडरमैन के कैमियो को, और फाइनली जानेंगे कि आखिर क्या है वेनम और उसके यूनिवर्स का फ्यूचर। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो वेनम मूवी की सीक्वल की प्लानिंग वेनम मूवी के आने के बाद ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन इनिशियल प्लान्स के हिसाब से हमें कार्नेज पहली मूवी के अंदर ही दिखने वाला था। लेकिन जैसा कि पहली मूवी के अंदर एडी ब्रॉक और वेनम को स्टैब्लिश करना था, पहली मूवी के डायरेक्टर रूबिन फ्लेशर ने कार्नेज को सेकंड मूवी के लिए सेव कर दिया और सिर्फ मिड क्रेडिट सीन्स में इसका टीज दिखाया गया। इस मूवी के अंदर कार्नेज और उसके प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए कार्नेज को टाइटल में भी जगह दी गई, लेकिन शुरुआत में ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी और इस मूवी के टाइटल को कई बार बदला गया है, जिसमें पहले इसे वेनम लीथर प्रोटेक्टर भी बुलाया जाना था, लेकिन बाद में इस मूवी के लव और रिलेशनशिप के थीम को देखते हुए इस मूवी के सब टाइटल को जे डिवीजन के सॉन्ग लव विल टेयर अस अपार्ट पर रखा जाना था, लेकिन फाइनली इसे चेंज किया गया वेनम लेट देयर बी कार्नेज पर। कार्नेज के रोल के लिए वुडी हैरेल्सन को वेनम 1 के मूवी के डायरेक्टर रूबिन फ्लेशर ने ही कास्ट किया था, जो वुडी हैरेल्सन के नेचुरल बॉर्न किलर्स मूवी के कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस और इंस्पायर हुए थे। और ज़ॉम्बीलैंड की सीक्वल ज़ॉम्बीलैंड डबल टाइम की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने वुडी हैरेल्सन से इस कैरेक्टर के बारे में बात की थी, जहां पर उन्होंने मूवी के बिना किसी स्क्रिप्ट के ही इस मूवी के लिए हाँ कर दिया था। फाइनली उन्होंने कार्नेज के मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। बाय द वे, अगर आपको भी कार्नेज की ओरिजिन, हिस्ट्री और पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जानना है तो हमारी इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। इस मूवी के अंदर कार्नेज की कहानी को एस्टैब्लिश और एक्सप्लेन करने के लिए 1993 की मार्वल की द मैक्सिमम कार्नेज के साथ साथ 90s की स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज की द वेनम सागा आर्क का भी इंस्पिरेशन लिया गया था, जिसने वेनम और कार्नेज दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एस्टैब्लिश किया था। और बेसिकली इन दोनों कैरेक्टर्स का जो फैंडम आपको देखने को मिला है, वो इस सीरीज की एक बहुत बड़ी देन है। जैसा कि दूसरी मूवी के दौरान रूबिन फ्लेशर अपनी मूवी ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप को बनाने में बिजी थे, वेनम लेट देयर बी कार्नेज के डायरेक्टर एंडी सर्किस को टॉम हार्डी ने खुद ही चुना था, क्योंकि टॉम हार्डी एंडी सर्किस के CGI और मोशन कैप्चर बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा वाकिफ थे। साथ ही साथ एंडी सर्किस को मोगली द लेजेंड ऑफ जंगल जैसी बेहतरीन CGI मूवी को बनाने का भी एक्सपीरियंस था, जिसके कारण डायरेक्टली उन्होंने एंडी सर्किस को इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल किया था। वेनम लेट देयर बी कार्नेज को वैसे तो स्क्रीन राइटर केली मार्शल ने लिखा है, लेकिन इस मूवी के अंदर एडी ब्रॉक का कैरेक्टर प्ले करने वाली टॉम हार्डी को भी इस मूवी के अंदर राइटर के रूप में क्रेडिट दिया गया है, जो टॉम हार्डी के हिसाब से भी कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेकिन एक्चुअली उन्हें राइटर के रूप में क्रेडिट देने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इस मूवी का ओरिजिनल आइडिया और इस फ्रेंचाइजी को लेकर फ्यूचर के बारे में टॉम हार्डी ने ही सोनी को पिच किया था। ऊपर से इस मूवी के फिल्मिंग के दौरान उन्होंने वेनम और एडी ब्रॉक के कन्वर्सेशन को कई जगहों पर खुद ही मॉडिफाई और इम्प्रोवाइज किया है। इस मूवी के अंदर हमें कार्नेज और भी कार्नेज के साथ दिखता अगर इस मूवी को R रेटिंग मिली हुई होती, जिस चीज के लिए फिल्म मेकर्स जोकर मूवी से इंस्पायर्ड हुए थे। लेकिन टॉम हार्डी इस मूवी को 13 साल से ऊपर के सारी एज ग्रुप्स के लिए बनाना चाहते थे। ऐसे में इस मूवी की क्लेवर एडिटिंग के साथ जैसे तैसे इसे PG-13 की रेटिंग दी गई, जो मेरे हिसाब से मूवी की प्रोडक्शन को देखते हुए पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत जरूरी था। एंडी सर्किस इस मूवी के अंदर वेनम और कार्नेज के लुक्स को कॉमिक बुक के हिसाब से बहुत ज्यादा फेथफुल रखना चाहते थे,
जहां पर उन्होंने कॉमिक बुक से इन दोनों कैरेक्टर्स के कई सारे डिजाइन्स और मूवमेंट्स का इंस्पिरेशन लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे डांसर्स और एक्टर्स को मिनिमल मोशन कैप्चर्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से दे पाए, इसी कारण उन्होंने इन कैरेक्टर्स को पूरी तरह से CGI रखा है और ऑन सेट इन कैरेक्टर्स के लिए पपेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। एंडी सर्किस ने अपने करियर में बहुत सारे डिजिटल कैरेक्टर्स में जान डाली है, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का गॉलम, प्लैनेट ऑफ द एप्स का सीजर एंड ऑफ कोर्स स्टार वॉर्स की नई ट्रिलॉजी में स्नोक। और शायद इस मूवी के अंदर भी एंडी सर्किस कार्नेज को अपनी आवाज देते हुए भी दिखते, जहां पर वुडी हैरेल्सन को एक्चुअली अपने अल्टर ईगो यानी कार्नेज को प्ले करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने एंडी सर्किस को अप्रोच किया था। लेकिन यहाँ पर एंडी सर्किस एक्चुअली इन होस्ट्स को सिम्बियोट के रूप में भी रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, जिसके कारण कार्नेज की वॉइस के लिए भी वुडी हैरेल्सन ने ही अपनी आवाज दी। एंडी सर्किस की इस मूवी को डायरेक्ट करने की सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वो इस मूवी को पूरी तरह से इंग्लैंड में ही शूट करना चाहते थे, और लकीली इस मूवी को शूट करने के लिए सोनी की भी प्लानिंग इंग्लैंड में ही बनी, जहां पर इस मूवी की इनिशियल शूटिंग इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर के वार्नर ब्रोस के लीवजेन स्टूडियोज के साथ साथ लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में भी हुई है, और बाद में इसकी बाकी की शूटिंग को सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट कर दिया गया है। और इस मूवी के क्लाइमेक्स के लिए ग्रेस कैथीड्रल को इस्तेमाल किया गया था। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान ही इस मूवी की शूटिंग मैट्रिक्स रिजरेक्शन के साथ बहुत ज्यादा क्लैश कर रही थी। अब जैसा कि इस मूवी की शूटिंग मैट्रिक्स रिजरेक्शन मूवी से क्लैश हो रही थी, इस मूवी का एक सीन मैट्रिक्स रिजरेक्शन के अंदर भी आपको मिलेगा, जहां पर ऑफ कोर्स स्पॉइलर अलर्ट, जिस सीन में हेलीकॉप्टर्स आपको आसमान में एडी और क्लीटस को ढूंढते हुए दिखते हैं, उसमें से कुछ हेलीकॉप्टर्स एक्चुअली मैट्रिक्स रिजरेक्शन की मूवी के सीन से जुड़े हुए थे, जहां पर प्रोडक्शन को टाइम नहीं मिल पाया उन हेलीकॉप्टर्स को मना कर पाने का, जिसके कारण वो भी इस सीन के दौरान कैप्चर हो गए। जैसा कि कार्नेज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिम्बियोट है, इसकी मूवमेंट को विजुअल इफेक्ट्स के अंदर क्रिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, स्पेशली मूवमेंट के दौरान इसके टेंटिकल्स को हैंडल करना। यही कारण है कि सोनी की VFX टीम ने स्कॉर्पियंस का इंस्पिरेशन लिया और इस चीज पर ध्यान दिया कि स्कॉर्पियंस अपने टेल्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। अब हो सकता है कि स्पाइडरमैन और वेनम को क्रॉसओवर करने में अब भी शायद बहुत टाइम हो, लेकिन इस मूवी के इनिशियल प्रोडक्शन के दौरान यहाँ पर एक्चुअली स्पाइडरमैन को भी इस यूनिवर्स का एक प्रोमिनेंट हिस्सा बनाया जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर एंडी सर्किस इस यूनिवर्स को अपने हिसाब से एग्जामिन करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने इस कैमियो को मना कर दिया एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ही लिया जाना था। वेल, अब उम्मीद करते हैं कि ये चीज फ्यूचर में हमें जल्दी ही देखने को मिल जाए। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले क्रिटिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसे हर जगह से अब तक एक मिक्स्ड रिएक्शन ही मिला है, और मोस्टली इसके कॉमिक बुक फैन सर्विस, टू द पॉइंट स्टोरी एंड एक्शन एंड ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ने के कारण इसने $110 मिलियन की बजट पर ऑलमोस्ट $500 मिलियन कमाए हैं, जो पैंडेमिक के सिचुएशन में भी एक बहुत ही सक्सेसफुल नंबर है एंड ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा साइन है इस फ्रेंचाइजी के आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने का। अब जब बात फ्यूचर की हुई है तो ऑफ कोर्स इस फ्रेंचाइजी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, और प्रॉब्ली थर्ड मूवी के अंदर हमें मल्टीवर्सल एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर एंडी सर्किस भी इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं करते कि हमें जल्दी ही स्पाइडरमैन और वेनम का क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कहां पर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर या वेनम के यूनिवर्स के अंदर। इन सब के बावजूद भी लाइन में जेरेड लेटो का मॉर्बियस भी है, और उसके जाने के बाद क्रेवन द हंटर, सिल्वर सेबल और सिल्क जैसे कैरेक्टर्स भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसमें स्पाइडरमैन हो ना हो लेकिन मजा बहुत आने वाला है। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी फैक्ट्स। ऑफ कोर्स इन मूवीज का धमाकेदार एक्शन और इन कैरेक्टर्स के धमाकेदार पोर्ट्रेयल ने मुझे वेनम और उसके आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। बाय द वे, अगर आप वेनम 1 की 15 फैक्ट की वीडियो ढूंढ रहे हैं तो मैंने उसका लिंक आई बटन में आपको दे दिया है। वैसे आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और आप इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।